रहने का कोई मतलब नहीं था। चारू वैसे ही ईशाना की बातें सुनकर काफी गुस्से में थी, तो अब वो सभी अभिराम को अपने साथ लेकर वहां से निकल गए। जिनके जाने के बाद शालिनी ने अपने परिवार के साथ बैठकर अभिराम के बनाए समोसे खाते हुए गुस्से में कहा, चले गए, वरना उन्हें देखकर तो मेरे छाती पर सांप लौट रहे थे। खन्ना परिवार के सामने खुद को अच्छा दिखाने के लिए क्या क्या नहीं करना पड़ा, पर अब सब कुछ बेकार हो गया। कैसे करेंगे हम इतने पैसों का इंतजाम? मॉम, कुछ तो सोचना पड़ेगा, वरना हम लोगों ने जो सपने देखे हैं वो टूटकर बिखर जाएंगे। राहुल ने सामने टेबल से जूस का गिलास उठाते हुए कहा। उसका परिवार अब पैसों के जोड़ बटोर में लग गया था और सावित्री देवी अपने बच्चों के लालच को देखकर नौकरों की मदद से अपने कमरे में चली गई। वो उस घर में बस शोभा देने के लिए एक जीती जागती इंसान थी, इसके अलावा कुछ नहीं। इधर दूसरी तरफ चारू और उसका परिवार जैसे ही उनके छोटे से घर में पहुंचा, ऐश्वर्या के तानों की बरसात होने लगी। देख रहे थे वहाँ पर कितनी जबान चल रही थी, भगवान सब ठीक कर देंगे, सब कुछ ठीक हो जाएगा। अरे मैं तो चाहती हूँ कि वो सब बर्बाद हो जाएं। जिस तरह से उन लोगों ने हमें ऐसे इस छोटे से घर में सड़ने के लिए छोड़ दिया है, और मेरे किस्मत में ये पनौती आ बैठा है। अगर ये अपने आप को बेच भी दे तो भी उस चिराग की बराबरी नहीं कर सकता। ये तो इतना मनहूस है कि कोई इसे खरीदे भी ना। ये हम सबकी जिंदगी में पनौती बनकर बैठा है, तो शालिनी की किस्मत में वो खन्ना परिवार का इकलौता वारिस कैसे आएगा? अच्छा है, मैं भी देखती हूँ कि वो लोग इतने पैसे कहाँ से लेकर आते हैं। ऐश्वर्या की ये बातें अभिराम के कानों में गूंजने लगी। वो पूरे दिन वहाँ भूपेश के घर नौकरों के साथ काम करने के बाद यहाँ वापस आते ही रसोई में काम करने के लिए चला गया। रसोई के अलावा उसके पास खुद के साथ वक्त बिताने के लिए कोई और जगह भी नहीं थी। वो पिछले 5 सालों से यही जिल्लत भरी जिंदगी जी रहा था। उसने रसोई में झूठे बर्तनों को साफ करते हुए खुद से कहा, मैंने ऐसा क्या बुरा कह दिया कि ये सब मेरे साथ ऐसा बर्ताव कर रहे हैं। रोज झाड़ू पोछा, बर्तन, सुबह का नाश्ता बनाना, साथ ही साथ सुबह सुबह ही दोपहर के खाने का इंतजाम करना, फिर अपनी छोटी सी नौकरी संभालना, रात को थक कर आने के बाद फिर से डिनर बनाना। इतना करने के बावजूद भी इन लोगों की ढेर सारी गाली खाना और फिर चुप रहना, अब ये सब बर्दाश्त नहीं होता। अचानक ही अभिराम की आंखों में आंसू आ गए और फिर धीरे धीरे उसकी आंखों के सामने एक तस्वीर सी आने लगी। राजपूत मेंशन, एक सफेद मोतियों जैसी एक 5 स्टार होटल नुमा खूबसूरत आलीशान लंबी चौड़ी और 10 मंजिला इमारत थी। पूरे 20 एकड़ में वो महल सपनों के संसार की तरह बनवाया गया था। राजपूत मेंशन में नौकरों की एक पूरी सेना थी। इन पूरे हाउसकीपिंग एम्प्लॉयज का कंप्लीट डेटाबेस राजपूत ग्रुप के चेयरमैन यशवर्धन राजपूत के पर्सनल असिस्टेंट रमेश चड्ढा के दिमाग में फीडेड था, जो कि मिस्टर यशवर्धन राजपूत के पर्सनल असिस्टेंट के साथ साथ उनका खास आदमी और बॉडीगार्ड था। वहीं अपने डाइनिंग रूम में यशवर्धन राजपूत आराम से अपनी पत्नी वाणी के साथ लंच कर रहे थे। यशवर्धन राजपूत 45 साल का लंबा चौड़ा बेहद डैशिंग इंसान था। वो हमेशा फॉर्मल कपड़े पहनता था। वहीं उसकी पत्नी वाणी, जो कि 43 साल की बेहद शौकीन लेडी थी, वो हमेशा ट्रेंड के हिसाब से अपने आउटफिट चेंज करती थी। उसे मेकअप का बहुत शौक था। वो 6 फीट लंबी, बेहद सुंदर, गेहुए रंग की बेहद अट्रैक्टिव लेडी थी। वो हमेशा क्लाइव क्रिश्चियन का इंपीरियल मैजेस्टी परफ्यूम लगाती थी। वो एक क्वीन की तरह रहती थी, क्योंकि वो वाकई में एक क्वीन थी। राजपूत ग्रुप के साथ साथ चौहान ग्रुप की इकलौती मालकिन थी। यशवर्धन राजपूत ने अपना लंच करते हुए अपनी पत्नी वाणी से कहा, हमने अपने बच्चों को दुनिया के हर तरह का ऐशो आराम दिया है। हमारे मेंशन में अनगिनत बड़े आरामदायक कमरे हैं, जिनमें स्टडी रूम और अटैच्ड बड़े बगीचे वाले टेरेस हैं। हर फ्लोर पर बड़े बड़े वेटिंग एरिया और रिलैक्स करने के लिए स्पा, सोलरियम और गेमिंग रूम्स हैं। लेकिन अब उसके ऐशो आराम का टाइम खत्म हुआ। यशवर्धन की बातें सुनते ही वाणी हैरानी से उसे देखने लगी।
आप ये कैसे कह सकते हैं? हमने अपने बच्चों को फूलों की तरह पाला है। ये मेंशन मेरे बच्चों का है। आप उसके साथ जो करने की सोच रहे हैं वो उसके लिए एक भयानक सजा होगी। ऐसा कहकर वाणी रोने लगी, लेकिन उसके आंसुओं से यशवर्धन राजपूत को कोई फर्क नहीं पड़ा। वो आराम से लंच कर रहा था, जिसे देखकर वाणी ने नाराज होकर कहा, आप गलत कर रहे हैं। मैं ये सब नाइंसाफी अपनी आंखों के सामने होते हुए नहीं देख सकती। ऐसा कहकर वाणी अपना लंच बीच में ही छोड़कर रोते हुए बगीचे की ओर चली गई। आलीशान राजपूत मेंशन की बड़ी सी बिल्डिंग के सामने एक बहुत बड़ा बगीचा था। उसी में एक अच्छी डिजाइन का काफी बेहतरीन स्विमिंग पूल हर आने वाले विजिटर को अट्रैक्ट करता था। बगीचे का डिजाइन एक बेस्ट लैंडस्केपिंग की तरह करवाया गया था। कई सारे फव्वारे और रंग बिरंगे फूलों के पौधों से पूरा एटमॉस्फेयर बहुत ही लाइवली लगता था। दुनिया भर के हर तरह के पेड़ पौधे उस गार्डन में मौजूद थे। राजपूत मेंशन के गार्डन एरिया के अलावा बहुत बड़े कवर्ड पार्किंग स्पेस में वहां दुनिया भर की कई सारी बेहतरीन मॉडल की आलीशान गाड़ियों की फ्लीट वहां पार्क थी। तभी एक चमचमाती हुई लाल रंग की लंबरगिनी अचानक से स्क्रैचिंग साउंड के साथ राजपूत मेंशन के सामने रुकी। यशवर्धन राजपूत, जो अपने काम में बिजी थे, उस आवाज को सुनकर चौंक पड़े और उन्होंने तुरंत कहा, लो, शैतान आ गया। तभी तेज कदमों की आहट के साथ एक 15 साल का बच्चा अंदर आया। 6 फीट लंबा, बहुत स्ट्रांग बॉडी, नीली आंखें, काले बाल जो बार बार उसके माथे पर आ रहे थे और चेहरे पर $1 मिलियन स्माइल। जी हाँ, शैतान का नाम लिया और शैतान हाजिर। ये कोई और नहीं, राजपूत खानदान का वारिस अभिराम राजपूत था। एक नौकर ने तुरंत उसके हाथों से कार की चाबियां ली। वहीं दूसरे नौकर ने उसके जैकेट को निकालकर स्टैंड पर रख दिया। तीसरे नौकर ने अभिराम के शोपा सनग्लासेस को उसके हाथों से ले लिया। तभी अभिराम ने अंगड़ाई लेते हुए कहा, पापा, मैं अभी जल्दी में हूँ, अभी मेरे पास कुछ भी सुनने का टाइम नहीं है। आप मुझे किसी भी तरह का लेक्चर बाद में दे देना। फिलहाल मुझे आयुष्मान की बर्थडे पार्टी के अरेंजमेंट के लिए होटल मोंटेना जाना है। प्लीज गुस्सा मत करना, अभी पार्टी का खर्चा मैं। अभिराम अभी बोल ही रहा था, तभी यशवर्धन राजपूत ने अपनी भौहें सिकोड़ते हुए कहा, खर्च तुम? अभिराम राजपूत, बच्चे, मैं अभी जोक सुनने के मूड में नहीं हूं। तभी अभिराम ने आराम से सोफे पर बैठते हुए कहा, पापा, इसमें जोक वाली बात कौन सी है? जो मेरे पैसे हैं उसे खर्च कर रहा हूं। उसकी बात सुनकर यशवर्धन राजपूत ने सिगरेट जलाते हुए कहा, मेरी बात ध्यान से सुनो। मैं सिर्फ एक बार कहूंगा, फिर उस बात को दोबारा नहीं दोहराऊंगा। अपना सामान पैक करो और मयूर विहार चलते बनो। अभिराम ने एकदम से हैरान होकर कहा, क्या? मगर क्यों पापा? मैं अपना राजपूत मेंशन छोड़कर कहीं नहीं जाने वाला। अभिराम इतना कहकर सीधे अपने बेडरूम की तरफ बढ़ गया, जिसे देखकर यशवर्धन राजपूत ने गुस्से में कहा, अभिराम, मैं तुम्हें बता चुका हूँ, कान खोलकर सुन लो। ये हमारे खानदान की परंपरा है और तुम्हें इसे मानना होगा। तभी अभिराम ने बहस करते हुए कहा, पापा, मैं ऐसी किसी भी फालतू परंपरा को नहीं मानूंगा। ये सब दकियानूसी बातें हैं। मुझे उस ऊपर वाले ने बहुत अच्छी लाइफ दी है, तो आप क्यों एक विलन की तरह बात कर रहे हो? उसके इस एटीट्यूड को देखकर यशवर्धन राजपूत ने तुरंत गुस्से में कहा, बकवास बंद करो। हर आने वाली पीढ़ी को हमारा खानदानी बिजनेस तभी मिलता है जब वो एक आम आदमी की तरह जीना सीखता है। ये सुनकर अभिराम ने रिक्वेस्ट करते हुए कहा, पापा, मुझे इन सब बातों में कोई इंटरेस्ट नहीं है। तो फिर आप, और अगर मैंने आपकी बात नहीं मानी तो? यशवर्धन ने अचानक ही खड़े होकर उसे गुस्से में वार्निंग देते हुए कहा, अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो राजपूत ग्रुप का सारा शेयर और मेरा सारा पैसा ट्रस्ट को चला जाएगा। अभिराम ये सब सुनकर बहुत परेशान था। तभी 2 नौकर अपने साथ कुछ कपड़े और थैला लेकर आ गए, जिसे देखकर यशवर्धन राजपूत ने अपने बेटे के सामने कुछ पुराने कपड़े फेंकते हुए कहा, फटाफट अपने कपड़े बदल लो। लेकिन पापा,
अभिराम अभी कुछ बोलने ही वाला था, तभी यशवर्धन ने उसकी बात बीच में ही काट दी। फैसला तुम्हारा है, तुम्हें यहाँ पर सब कुछ छोड़कर जाना होगा। किसी को भी शक नहीं होना चाहिए कि तुम कौन हो। और एक बात कान खोलकर सुन लो, तुम्हें अपनी आइडेंटिटी दुनिया से छुपा कर रखनी होगी। आज से, मतलब अभी से, तुम एक अनाथ हो और तुम्हें अभी मयूर विहार भेजा जा रहा है। मैंने थोड़े से पैसे तुम्हारे अकाउंट में डाल दिए हैं, वो भी सिर्फ कुछ सालों के लिए हैं। इस नए डेबिट कार्ड को ध्यान से रखो। यशवर्धन की बात सुनकर अभिराम ने हैरानी से पूछा, थोड़े से पैसे? और जब ये थोड़े से पैसे खत्म हो जाएंगे तब मैं क्या करूंगा? उसका सवाल सुनकर यशवर्धन राजपूत ने उसे ध्यान से देखते हुए कहा, उसके बाद तुम्हें अपना गुजारा खुद करना होगा। अभिराम अपने पिता की बात सुनकर बहुत परेशान था। वो अभी सिर्फ 15 साल का था और उसके दिमाग में कई बातें घूम रही थी। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। वो यशवर्धन के दिए हुए फटे पुराने बैग में अपने कपड़े समेटकर अब अपने जूते पहन रहा था कि तभी अचानक यशवर्धन राजपूत ने उसके हाथों से उसके पूमा के जूते छीन लिए। भूल कर भी किसी परिवार के सदस्य से मदद मत मांगना। अगर तुमने ऐसा कुछ किया तो सारे पैसे ट्रस्ट को चले जाएंगे। याद रखो कि अब तुम एक अनाथ हो। उस छोटे से बच्चे अभिराम के दिमाग में बार बार हथौड़े की तरह यही कुछ शब्द गूंज रहे थे, तुम एक अनाथ हो, अनाथ हो। आंखों में आंसू लिए उसने अपना वार्डरोब खोला, इससे पहले कि यशवर्धन राजपूत उसे रोक पाता। उसने रोते हुए कहा, पापा प्लीज, कम से कम इसे तो मेरे पास रहने दो। इसे रखने की परमिशन तो आपको देनी ही पड़ेगी। एक यही तो है जिसके सहारे न जाने कितने दिन मुझे गरीबी में काटने होंगे। जब यशवर्धन ने अपने बेटे के हाथ में उस फोटो फ्रेम को देखा जिसमें यशवर्धन और उसकी पत्नी की फोटो थी, तो उसकी आंखों में नमी तैर गई। पर फिर यशवर्धन ने अपने इमोशंस को कंट्रोल करते हुए कहा, वो जो डोर के सामने 70 रुपए की रबड़ की पुरानी चप्पल रखी है ना, उसे पहन लो और जल्द से जल्द यहां से दफा हो जाओ। अभिराम रोते हुए अपने कमरे से बाहर गया तो उसने देखा कि वहां उसकी 8 साल की छोटी बहन शांति प्रिया, जो एक बार्बी डॉल जैसी सुंदर गुड़िया लगती थी, वो डरी सहमी सी खड़ी थी। उसने अपने नन्हे कोमल हाथों से अपने भाई को दोनों हाथों को पकड़कर रोते हुए कहा, भैया आप मेरे कमरे में चलो, आप वहां रहना। पापा की बात का बुरा मत मानो, वो मजाक कर रहे हैं। वो हम दोनों से बहुत प्यार करते हैं और वो अपने सपने में भी हमें हमारे मेंशन से बाहर नहीं निकाल सकते। अभिराम ने अपनी प्यारी बहन के आंसुओं को पोंछते हुए धीमी आवाज में कहा, प्रिया, छुटकी, तुम चिंता मत करो, मन लगाकर पढ़ाई करना। मैं जल्दी वापस आऊंगा और अगर तुमने रोना बंद नहीं किया तो मैं वापस आने के बाद तुमसे बात नहीं करूंगा। आई बात समझ में? शांति प्रिया ने अपने भाई को अपने गले से लगाते हुए कहा, भैया ऐसा मत बोलो, आप मेरे सबसे प्यारे भाई हो और मुझे पता है इस दुनिया में आप मुझे सबसे ज्यादा प्यार करते हो। अपने नन्हे कोमल हाथों से शांति प्रिया ने अपने भाई के आंसू पोंछे। फिर जैसे तैसे अपने आंसुओं को रोककर अभिराम ने शांति प्रिया से कहा, अब तुम अपने कमरे में वापस जाओ, क्योंकि अगर तुम मेरे साथ बाहर तक आओगी तो मैं नहीं जा पाऊंगा। छुटकी, रोना बंद करो, अब तुम्हें ही मम्मी और पापा का ख्याल रखना होगा, ओके? शांति प्रिया ने रोते हुए कहा, ओके। वो वहां से जाने के लिए बढ़ गई, पर जब उससे नहीं रहा गया तब वो दौड़ते हुए अपने भाई के पीछे आई और रोते हुए उससे कहा, भैया भैया प्लीज हम लोगों को छोड़कर मत जाओ, मैं ये सब अकेले नहीं कर पाऊंगी। भैया मैं राखी किसे बांधूंगी? बोलो ना, आप मुझे ऐसे अकेला छोड़कर नहीं जा सकते। अभिराम ने शांति प्रिया के सिर को सहलाते हुए कहा, छुटकी, अब तुम्हारा भैया बहुत ज्यादा स्ट्रांग बनने जा रहा है और जब मैं बहुत ज्यादा स्ट्रांग बन जाऊंगा तो मैं तुम्हारी हर प्रॉब्लम सॉल्व करूंगा। इसलिए जब तक मैं वापस नहीं आ जाता मेरी सारी राखियों को संभाल कर रखना। जब मैं सुपरमैन बनकर तुमसे वापस मिलूंगा
तब तुम मुझे वो सारी राखियां बांध देना और अपनी सारी चॉकलेट्स मुझसे ले लेना, ठीक है? चलो अब हंसो और बाय बोलो। शांति प्रिया के आंसू नहीं थम रहे थे। वही यशवर्धन राजपूत ये सब कुछ छुप कर देख रहे थे। उनकी आंखों में नमी थी। इधर अभिराम ने शांति प्रिया का हाथ पकड़ा और उसे प्यार से समझाते हुए कहा, चलो अब पिंकी प्रॉमिस करो कि तुम मम्मी पापा और अपना ख्याल रखोगी। छुटकी, मैं जल्द वापस आऊंगा, ट्रस्ट मी। ऐसा कहकर अभिराम सीधे मेंशन के मेन गेट की ओर चल दिया। उसने एक बार भी पीछे मुड़कर नहीं देखा। वो जैसे ही मेन गेट पर पहुंचा, वो एकदम से बर्फ की तरह जम गया। वहां हताश हालत में उसकी मां वाणी राजपूत खड़ी थी। अपने बेटे को जाते देखकर वाणी के आंसू नहीं थम रहे थे। उसने रोते हुए कहा, अभिराम, तू अपने शैलेंद्र मामा जी के पास चला जा। पापा की हर बात मानने की कोई जरूरत नहीं। बेटा, मैं तुझे नहीं खो सकती। बहुत सारी मन्नतों के बाद मैंने तुझे और शांति प्रिया को पाया है। अभिराम ने अपनी मां के आंसुओं को पोंछते हुए कहा, मम्मी, मैं आपका शेर बेटा हूं और शेर कभी भी मैदान छोड़कर नहीं भागता। मैं अपने खानदान की परंपरा को निभाऊंगा। मुझ पर भरोसा रखो प्लीज। अगर आप पापा के अगेंस्ट जाओगी तो आपका और पापा का रिलेशनशिप खराब हो जाएगा। आप प्लीज ठंडे दिमाग से सोचो। अभिराम के चेहरे को अपने हाथों में लेकर वाणी ने कहा, तू मुझे देख, मेरी आंखों में देख। क्या तुझे डर लग रहा है कि तेरे पापा मुझे डिवोर्स दे देंगे? राम, तू डर मत, ऐसा कुछ नहीं होगा। अगर तूने उनकी ये वाली बात नहीं मानी तो तेरे पापा ज्यादा से ज्यादा तुझे अपनी जायदाद से बेदखल कर देंगे। इन सबसे मेरा और उनका रिश्ता खराब नहीं होगा। तू अपनी बलि मत दे। क्या तू मेरी बात सुन रहा है? अभिराम ने अपनी मां के हाथों को थामते हुए कहा, मम्मी प्लीज आप शांत हो जाओ। इस दुनिया में मुझे सबसे ज्यादा मोटिवेट करने वाला सिर्फ एक ही इंसान है और वो है आप, सिर्फ आप। अगर आप ऐसी बातें करेंगी तो इस डिफिकल्ट सिचुएशन से डील करने के बजाय मैं हार जाऊंगा। आगे चलकर मैं आपको कैसे प्रोटेक्ट करूंगा? मैं कैसे राजपूत ग्रुप को प्रोटेक्ट करूंगा? मुझे नहीं पता कि मैं गरीबी के डिफिकल्ट सिचुएशन में आके क्या करूंगा, इससे कैसे डील करूंगा। मगर मुझे इतना पता है कि आपका आशीर्वाद और सपोर्ट मुझे जीत की ओर लेकर जाएगा। दैट्स इट। वाणी को कुछ भी सुनाई नहीं दे रहा था। वो बस रोए जा रही थी। वो अपने बेटे को गले से लगाकर उसे अपने आंचल में समेट लेना चाहती थी। यही तो उसकी दुनिया थी, वो, उसका पति और उसके 2 प्यारे बच्चे। उसने रोते हुए कहा, सही में कभी किसी को मुकम्मल जहां नहीं मिलता। आज मेरे पास करोड़ों की दौलत है, मगर मेरी अपनी औलाद आज से दर बदर भटकेगी, दाने दाने को मोहताज हो जाएगी और मैं कुछ नहीं कर पाऊंगी। राम, तू मेरी बात मान। तू प्लीज अपने मामा के पास चला जा। ये राजपूत ग्रुप तुझे मिले या ना मिले, लेकिन चौहान इंडस्ट्रीज के 60% शेयर्स हमेशा तेरे हैं और तेरे ही रहेंगे। डू यू हियर मी? हाँ? अभिराम ने अपना फटा पुराना थैला उठाया और वहां से जाने लगा, क्योंकि 4 कदमों की दूरी पर एक काले रंग की BMW उसका बेसब्री से इंतजार कर रही थी। वाणी की बाहों से छूटकर उसे वहीं रोता बिलखता छोड़कर वो भारी मन से BMW में बैठ गया। उसे अब एक बेहद लंबे सफर पर जाना था, एक अनजान सफर पर, वो भी बिल्कुल अकेले। उसे नहीं पता था कि वो कहाँ जा रहा है, उसके साथ वहां क्या होगा। क्या वो गरीबी में अकेले रह पाएगा, या फिर अपनी आइडेंटिटी रिवील कर देगा, या फिर खराब वक्त और हालात की मार खाकर वो भगोड़ों की तरह घर वापस लौट आएगा। बाहर अंधेरा हो चुका था। बहुत मूसलाधार बारिश हो रही थी। तेज हवाएं चल रही थी। आसमान में बिजली कड़क रही थी। मयूर विहार के इस रिहायशी इलाके के सब लोग अपने घरों में दुबके पड़े थे। तभी तेजी से रात के अंधेरे को चीरते हुए एक ब्लैक BMW आकर रुकी और कार का दरवाजा खुला। एक बेहद खूबसूरत 15 साल का बच्चा, अभिराम राजपूत, उस कार से नीचे उतरा।
मगर उसके कपड़े बहुत ज्यादा पुराने मैले कुचले थे। उसके कंधे पर एक बेहद पुराना बैग था। उसने रबर की पुरानी चप्पल पहनी हुई थी। इसी अंधेरी रात में वो अकेला बच्चा बेहद डरा सहमा सा था। कार का दरवाजा बंद होते ही कार दूसरी ओर चल पड़ी, जिसे देखकर अभिराम ने कार को देखते हुए धीरे से कहा, मैं तुझे अलविदा नहीं कहूंगा, सिर्फ विदा कहूंगा। हम फिर मिलेंगे मेरे दोस्त। मैं और तू एक दूसरे के लिए बने हैं। मुझे उस ऊपर वाले ने अमीरी से नवाजा है। न जाने कहां से गरीबी का ये ग्रहण मेरे जीवन में लग गया। बाहर कसकर बिजली कड़क रही थी। सामने एक बेहद पुरानी बिल्डिंग को सूनी आंखों से अभिराम ने देखा। जैसे तैसे अभिराम उसके अंदर घुसा। रबर की चप्पल पहनने की वजह से उसके पैरों में छाले पड़ चुके थे। फिर कांपते हाथों से उसने अपनी पुरानी पैंट की जेब से एक चाबी निकाली और अपने कमरे का दरवाजा खोला। अंदर घुसते ही ढेर सारी धूल की वजह से अभिराम खांसने लगा। अंदर मकड़ी के ढेरों जाल लटक रहे थे, जिसे देखकर अभिराम की आंखों में आंसू आ गए। मकड़ियों के जाले और ये गंदी बदबू, इससे तो घुटन हो रही है। मॉम, आप प्लीज मुझे यहाँ से निकालो। वो एक छोटा सा कमरा था। उस कमरे में सिर्फ एक छोटा सा बिस्तर, एक स्टोव के लिए जगह थी। बिस्तर के बगल में एक मेज को किसी तरह से घुसेड़ कर रखा हुआ था। तभी अभिराम को वॉशरूम की याद आई। उसे वॉशरूम इस्तेमाल करना था। वो यहाँ वहां देखने लगा। फिर उसने धीरे से कहा, शिट यार, इस कमरे में सेपरेट वॉशरूम भी नहीं है। अब मैं क्या करूं? मुझे बहुत जोर से लगी है। जैसे तैसे अपने प्रेशर को रोककर अभिराम कमरे के बाहर निकला। रूम के बाहर जाकर उसे कॉमन वॉशरूम दिखा। टॉयलेट की गंदी बदबू की वजह से अभिराम ने अपनी नाक बंद कर ली। उसने चिढ़ते हुए कहा, मैं इस गंदे बदबूदार वॉशरूम को कैसे इस्तेमाल करूंगा? जैसे तैसे अपनी उल्टी को रोकते हुए उसने खुद को हल्का किया। जब वो अपने कमरे में वापस आया तो अभिराम ने अपने इस नए घर पर नजर डाली। उसने एक आह भरी और कहा, पापा, आप मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हो? अभिराम रोने लग गया। उस अंधेरी रात में इस बदहाली के साथ जैसे तैसे उसने सोने की कोशिश की। तभी उस छोटे से गंदे कमरे में चूहों और झिंगुरों की आवाज को सुनकर वो खुद को समेट इधर उधर देखने लगा। उसे बहुत डर लग रहा था। फिर अचानक ही वो दरवाजा खोलकर बाहर की ओर दौड़ा। जिस बिल्डिंग में वो रह रहा था वो काफी पुरानी थी। सब लोग उस बिल्डिंग को खाली करके वहां से जा चुके थे। पार्किंग में सिर्फ एक बूढ़ा इंसान रहता था। अभिराम दौड़कर उस अंधेरी रात में उस बूढ़े इंसान से जा टकराया। तभी उस आदमी भोलानाथ ने पूछा, क्या हुआ बेटा? क्या तुम ठीक हो? तुम इतने घबराए हुए क्यों हो? भोलानाथ अपने नाम जैसा वाकई में एक भोला, 50 साल का, 5 फीट 8 इंच लंबा, दुबला पतला, सांवले रंग का बेहद प्यारा इंसान था। अभिराम ने भोलानाथ को अपने दोनों बाहों से कसकर पकड़ लिया और रोते हुए कहा, चाचा, मुझे बहुत डर लग रहा है। मैं अनाथ हूँ, बिल्कुल अकेला हूँ। भोलानाथ मुस्कुराया और अभिराम का सिर सहलाते हुए बहुत प्यार से बोला, तुम अनाथ हो और मैं भी अनाथ हूँ, पर आज के बाद तुम अनाथ नहीं हो। मैं तुम्हारा सहारा बनूंगा और तुम मेरा सहारा बनोगे, ठीक है? अच्छा ये बताओ, क्या तुमने खाना खाया? अभिराम ने अपनी नजरें झुकाकर कहा, नहीं चाचा, मुझे खाना बनाना नहीं आता और इस अंधेरी रात में मैं कहीं बाहर नहीं गया, इसलिए मैं भूखा हूँ। भोलानाथ ने एक पुराने एल्यूमिनियम के टिफिन को खोला। उसमें 4 समोसे रखे हुए थे। बड़े प्यार से अभिराम की ओर वो टिफिन बढ़ाते हुए बोला, देखो, भोलानाथ ने तुम्हारे लिए खाना रखा है, चलो जल्दी से खा लो। जय भोलेनाथ। अभिराम को बहुत तेज भूख लगी थी। उसने एक ही बार में 2 समोसे खा लिए और फिर पानी पीने के बाद प्यार से कहा, चाचा, आज आपकी वजह से मुझे खाना मिला। मैं आपका ये उपकार कभी नहीं भूलूंगा। भोलानाथ ने प्यार से पुचकारते हुए अभिराम को उसके कमरे तक पहुंचा दिया। वो जैसे ही सीढ़ियों से नीचे उतरने लगा कि तभी अभिराम ने कहा, चाचा, क्या आप मुझे कोई काम दिलवा सकते हैं? कोई भी छोटा मोटा काम चलेगा, मुझे पैसों की सख्त जरूरत है। भोलानाथ ने पीछे मुड़कर देखा और मुस्कुराकर कहा, न जाने क्यों
तुम मुझे यतीम नहीं लगते। खानदान का चिराग लगते हो, मगर तुम्हारी बातों पर मुझे विश्वास है। अच्छा ये बताओ कि तुम क्या क्या काम कर सकते हो? इसका जवाब अभिराम के पास नहीं था और भोलानाथ को कहीं न कहीं इस बात का अंदाजा पहले से ही था। उसने मुस्कुराते हुए कहा, मैं एक चाय और समोसे का ठेला चलाता हूँ। रोज चाय और समोसा बेचता हूँ। तुम कल से मेरे साथ चलना। धीरे धीरे तुम सब काम सीख जाओगे। तुम्हारी मेहनत के हिसाब से मैं तुम्हें रोजाना 2 वक्त का खाना और हर महीने 2,500 रुपए दे दूंगा। मगर तुम्हें कभी भी छुट्टी नहीं मिलेगी, क्योंकि रोज कमाई करने पर ही पेट चलता है। अभिराम की खुशी का ठिकाना नहीं था। वो इतना खुश तभी भी नहीं हुआ था जब उसके पास ऐशो आराम की जिंदगी थी। दिन बीतते गए। अभिराम ठेले पर रेगुलरली काम करने लगा और स्कूल ज्वाइन करके अपनी पढ़ाई पूरी करने लगा। मगर 2 साल के बाद उसे पता चला कि भोलानाथ को कैंसर हो गया था और 6 महीने बाद वो गुजर गया। अब अभिराम फिर से अकेला और बेसहारा हो गया। उसने कड़ी मेहनत करना जारी रखा। दिन बीतते गए। गरीबी से उसे छुटकारा नहीं मिला। जैसे तैसे 2 वक्त की रोटी और सेकंड शिफ्ट कॉलेज की फीस का गुजारा हो रहा था। आज राजपूत मेंशन को छोड़े उसे 4 साल हो चुके थे। उसने कभी उनसे कांटेक्ट नहीं किया और ना ही उन लोगों ने सामने से आकर उसकी खबर ली। रात काफी हो चुकी थी। रोज की तरह अपना काम खत्म करके ठेले का सामान बांधकर वो अपने घर जाने लगा। अमावस्या की काली रात थी। बिजली काफी जोर से कड़क रही थी। सड़क पर कोई नहीं था। लगातार कुत्तों के भौंकने की आवाज से आत्मा कांप रही थी। साएं साएं हवा की आवाज की वजह से एक डर का माहौल सा था। तभी उसे अपने पीछे से कुछ तेज कदमों की आहट सुनाई दी, जिसे सुनकर उसने खुद से कहा, अब ये मेरे पीछे आज कौन पड़ गया? कहीं ये चोर तो नहीं? ओह नो, अब मैं क्या करूं? अभिराम और तेजी से चलने लगा। उसके सिर से लगातार पसीना टपक रहा था और उसके दिल की धड़कन बहुत तेज हो गई थी। उसके पीछे का आदमी भी बहुत तेजी से चल रहा था। मेरे पास तो कुछ भी नहीं है, बस ये थोड़े से पैसे हैं। अगर इसने इसे भी मुझसे छीन लिया तो मैं क्या करूंगा? मुझे तो कोई भीख भी नहीं देगा। तभी पीछे से आवाज आई, क्या बे चिकने, तू तो बड़ा खूबसूरत चेहरे वाला है। देखने से तो किसी भले घर का लगता है। तो यहाँ रात में अकेले इस सुनसान सड़क पर क्या कर रहा है? तभी अभिराम का कॉलर उस गुंडे ने पकड़ लिया। उसने अपनी सिगरेट का धुआं अभिराम के मुंह पर उड़ाते हुए कहा, अरे चिकने, तू कहाँ जा रहा है? मेरे पास आ, कुछ क्वालिटी टाइम स्पेंड करेंगे, ऐश करेंगे, फिर तू तेरे रास्ते और मैं मेरे रास्ते, ओके? अभिराम ने घबराकर अपना कॉलर छुड़ाते हुए कहा, आप प्लीज मुझसे दूर रहो, प्लीज। अभिराम को वो 6 फीट 4 इंच लंबा चौड़ा आदमी बड़े ही गंदे तरीके से यहाँ वहां छू रहा था। जब उससे ये बर्दाश्त नहीं हुआ तब उसने उस गुंडे को एक जोरदार झापड़ मार दिया, जिससे उस गुंडे ने अभिराम को गुस्से में मारना शुरू किया और लगातार उसे झापड़ मारता रहा। तभी वहां पुलिस की पेट्रोलिंग की टीम आ पहुंची। एक कांस्टेबल एक व्हाइट स्कॉर्पियो से नीचे उतरा। उसने उन दोनों को अलग कर दिया। उस खतरनाक गुंडे को उसने हैंडकफ करके पुलिस की गाड़ी में डाला, जिसे देखकर अभिराम की जान में जान आई। तभी कांस्टेबल ने अभिराम को धमकाते हुए कहा, अबे चूजे, ज्यादा चू चपड़ मत कर और अपने भेजे में एक बात डाल ले। सड़क पर किसी भी तरह की मारपीट नहीं करनी है। किसी भी पब्लिक प्लेस में शांति भंग मत करना। क्या आई बात समझ में? अभिराम ने उसे देखकर हकलाते हुए कहा, सर आप मेरी बात तो सुनो। तभी कांस्टेबल ने उसकी बात बीच में ही काट दी। मुझे कोई भी फालतू की बात नहीं सुननी। अभी तू 18-19 साल का लौंडा है
चुपचाप से शरीफों की तरह रहना सीख ले, नहीं तो इस कुत्ते के साथ तुझे भी हवालात में हवा खिलवाऊंगा। चल निकल यहाँ से। साला जीना हराम करके रखा हुआ है। अबे शांति से हम सबको जीने दो यार। अभिराम चाहकर भी अपनी सच्चाई नहीं बता सका। वहां कोई भी उसकी बात सुनने को तैयार नहीं था। ऐसे ही दिन बीतते गए और फिर अभिराम को कुछ दिनों बाद वाणी टेलीकॉम सर्विस कंपनी में मार्केटिंग मैनेजर के असिस्टेंट का अपॉइंटमेंट लेटर मिल गया। अभिराम ने असिस्टेंट का काम शुरू कर दिया। वो ऑफिस में चुपचाप जाकर दिन भर गधा मजूरी करता। वो किसी से कोई भी बात नहीं करता था और चुपचाप अपना सिर झुकाकर वापस अपने घर आ जाता था। वो इस दुनिया की भीड़ में खो चुका था। मतलब वो एक नेक्स्ट डोर इंसान बनकर रह गया था। लेकिन इस सब के दौरान 2 लोग थे जो फिर भी उससे बात करने की कोशिश करते रहते थे। एक का नाम विवेक था और दूसरी इंसान थी संध्या। वो दोनों असल में राजपूत ग्रुप के होने वाले सीईओ के ऑफिस असिस्टेंट थे। उन दोनों ने आज तक राजपूत परिवार के उस इकलौते बेटे का मुंह तक नहीं देखा था। सच पूछो तो किसी को भी ये पता नहीं था कि आखिर राजपूत ग्रुप के चेयरमैन का बेटा कहाँ था और वो कौन था। सब यही मानकर बैठे थे कि वो शायद यूएसए या लंदन में पढ़ाई कर रहा था। सभी अपनी अपनी कहानियों के साथ खुश थे। अभिराम रसोई में गंदे बर्तन साफ करते अचानक ही कुछ अजीब सी यादों में खो गया था, जिसे याद करते हुए उसकी आंखों से आंसू बरसात की तरह बहने लगे कि तभी अचानक उसे किसी चीज के गिरने की आवाज आई, जिससे अभिराम चौंकते हुए जैसे ही पीछे मुड़ा, उसने देखा ऐश्वर्या गुस्से में किचन काउंटर के पास खड़ी उसे घूर रही थी। क्यों रे करम जले, अब तू बहरा भी हो गया है जो सुनाई नहीं दे रहा? कब से आवाज दे रही थी। बर्तन साफ हो जाएं तो मेरे और चारू के पापा के लिए दूध गर्म करके कमरे में ले आना। जी माँ जी, अभिराम ने खुद को संभालते हुए जवाब दिया। उसकी बात सुनकर ऐश्वर्या अपने आप में अभिराम के बारे में कुछ बुदबुदाते हुए चली गई। उसे अभिराम फूटी आंख नहीं भाता था। अभिराम ने जल्दी से बर्तन साफ किए और फिर दूध ऐश्वर्या के कमरे में पहुंचाकर तुरंत अपने कमरे में आया। चारू जो अपने काम में लगी हुई थी, उसने लैपटॉप से अपनी नजरें ऊपर उठाकर अभिराम को देखते हुए मुस्कुरा दिया। क्या हुआ? तुम बहुत अपसेट लग रही हो। सब ठीक है ना? अभी मैंने इसीलिए कहा था कि तुम्हें वहां जाने की जरूरत नहीं है, पर तुमने कहा कि फैमिली है तो चलना चाहिए। पर कोई भी तुम्हारी इंसल्ट कर देता है तो मुझे अच्छा नहीं लगता। चारू इतना कहकर अभिराम के पास आई और प्यार से उसके गले में अपनी दोनों बाहों को पीछे से डालते हुए उसके कंधों पर अपना सिर रखकर उसे देखने लगी। तभी अभिराम ने उसके दोनों हाथों को अपने गर्दन पर अच्छे से लपेटते हुए मुस्कुरा कर कहा, चारू, मैं वहां पर किसी और के लिए जाऊं या ना जाऊं, पर मैं दादी जी के लिए वहां जाना चाहता था। तुम्हें पता है ना कि वो मुझे कितना पसंद करती हैं। वो जैसे तुम्हारी दादी है वैसे ही मेरी भी दादी है, और उस घर में मैं ऐसे तो नहीं जा सकता, पर हाँ, ऐसे किसी मौके का फायदा उठाकर ही उनसे मिल सकता हूँ। तुम दादी से इतना प्यार करते हो? चारू ने अभिराम की आंखों में देखते हुए पूछा, जिस पर अभिराम ने मुस्कुराकर अपना सिर हिला दिया। हाँ, मैं बहुत प्यार करता हूँ। तुम्हें याद नहीं कि तुमसे मिलने से पहले मैं दादी से मिल चुका था और हमारी शादी के वक्त हमारा साथ उन्होंने ही दिया था? अभिराम की बात सुनकर चारू मुस्कुराने लगी, क्योंकि जब उन दोनों ने शादी का फैसला किया था तब सावित्री ने ही उनका साथ दिया था और उनसे कहा था कि वो बिना डरे अपने रिश्ते के लिए सबसे लड़ सकते हैं। अभिराम की मुलाकात सावित्री से अब से कुछ 5 साल पहले हुई थी। अभिराम वाणी टेलीकॉम सर्विस में अपने नॉर्मल असिस्टेंट की जॉब कर रहा था और एक दिन शाम के वक्त जब वो घर लौट रहा था तभी उसे घर में खाना बनाने के लिए सब्जी खरीदने की याद आई और वो मार्केट के लिए निकल गया। वो मार्केट में अभी पहुंचा था कि तभी एक अनजान आदमी ने कहा, अरे पकड़ो पकड़ो, वो साइकिल वाला दादी को टक्कर मारकर भाग गया। तभी सड़क पर गिरी दर्द में कराहती हुई दादी ने कहा, बेटा वो मेरा एक बेशकीमती सामान मुझसे छीन कर ले गया। प्लीज कुछ भी करके मुझे मेरा बैग दिला दो। प्लीज बेटा, कोई तो मेरी मदद करो। वहीं दूसरी ओर
साइकिल वाला चोर अपनी धुन में चला जा रहा था। ये सब देखकर अचानक ही तेजी से स्केटबोर्ड पर हवा से बातें करता हुआ एक आदमी उसके बगल में जा पहुंचा। वो स्केटबोर्ड सवार कोई और नहीं बल्कि अभिराम था और अगले ही पल साइकिल सवार जमीन की धूल चाट रहा था। बिना देर किए अभिराम ने उस बूढ़ी दादी का बैग उस घायल चोर के हाथों से छीना। तब तक वहां पर खड़े लोगों की भीड़ जमा हो गई थी। भीड़ ने कहा, जब तक पुलिस ना आ जाती मारो साले को, इस चोर को मारो। सभी ने उस चोर पर लातों और घूंसों की बरसात की। अभिराम तुरंत काफी स्पीड में उस ओर बढ़ा जहां दादी अभी भी सबसे अपने बैग को वापस दिलवाने की मिन्नतें कर रही थी। अभिराम ने तुरंत भीड़ को हटाकर कहा, हटो, मुझे देखने दो। उसने जमीन पर गिरी हुई दादी के सिर को अपनी गोद में रखा, जिसे देखकर दादी ने अपने सूखे होठों को हल्का सा खोल कर कहा, मैं ठीक हूँ बेटा, मेरा बैग वापस दिलवा दो। दादी की आंखें आंसू की वजह से धुंधली हो गई थी। अभिराम ने तुरंत अपने कंधों पर लटकाया हुआ बैग दादी को दिया, जिसे देखकर दादी की जान में जान आ गई। उन्होंने अभिराम को ढेरों आशीर्वाद देते हुए कहा, थैंक यू बेटा, तुम्हारा लाख लाख शुक्रिया। अगर आज तुम न होते तो शायद मैं आज अपना सब कुछ खो देती। अभिराम ने उन्हें पानी पिलाने के बाद पूछा, पर दादी ऐसा क्या है इस बैग में? वहीं दादी ने अभिराम के सहारे धीरे से उठते हुए कहा, इसमें मेरे पति की अस्थियां हैं। उनके जाने के बाद मैंने इसे गंगा में नहीं बहाया। मैंने संभाल कर उनकी अस्थियों को अपने पास संजोकर हर पल रखा है। दादी की आंखों के आंसू नहीं रुक रहे थे। उनकी ये बातें सुनकर अभिराम का गला भर आया। उसने अपने इमोशंस को कंट्रोल करते हुए पूछा, आप कहाँ रहती हो? चलो, मैं आपको आपके घर छोड़ देता हूँ। तब दादी ने अभिराम को जवाब दिया, मैं यहाँ से कुछ किलोमीटर की दूरी पर चतुर्वेदी निवास में रहती हूँ। फिर तकरीबन 15 मिनट बाद चतुर्वेदी निवास पहुंचकर अभिराम ने मेन गेट खोला। उसने दादी का हाथ पकड़कर उन्हें गेट के अंदर पहुंचाते हुए प्यार से कहा, आप अपना ध्यान रखना, बाय। चारू सो चुकी थी और अभिराम अपने बिस्तर पर उसके बगल में बैठा ऊपर छत की सीलिंग को देखकर पुरानी यादों को सोच रहा था। 5 साल गुजर गए थे पर उसकी शादी में कुछ नहीं बदला था। चारू उसकी पत्नी थी, पर इसके अलावा वो चाहकर भी बाकी के परिवार वालों को अपना नहीं बना पाया था। सबके लिए वो आज भी वही भिखारी था। ये सब बातें सोचते हुए अभिराम की कब आंखें लग गई उसे पता ही नहीं चला और कुछ देर बाद ही अलार्म की आवाज सुनकर उसकी नींद खुली और एक बार फिर सुबह के 5 बजे से वो घर की साफ सफाई और खाने की तैयारी में लग गया। चारू को सुबह ऑफिस जल्दी जाना था क्योंकि ईशाना की सगाई के कारण राहुल और उसके पिता भूपेश दोनों बिजी थे। तो फिलहाल के लिए चारू को उन्होंने कंपनी के सारे काम पर नजर रखने के लिए कहा था। वही अभिराम को भी ऑफिस जल्दी जाना था क्योंकि आज उसकी एक खास मीटिंग थी। उसने घर का सारा काम निपटाया और फिर अपना ऑफिस बैग लेकर जल्दबाजी में घर से निकला। फिर एक लोकल बस लेकर वहां से अपने ऑफिस के लिए बढ़ गया। आखिर तुम बताओगे कि वो पेन ड्राइव कहाँ गया? उसमें पूरी टीम का इकट्ठा किया हुआ सारा मार्केटिंग डेटा था। अगर वो खो गया ना तो लाखों जो मार्केट पर रिसर्च करने के लिए खर्च किए गए थे वो सब बेकार हो जाएगा। और फिर उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? अभी कहाँ है वो पेन ड्राइव? तुम्हें सुनाई दे रहा है ना? वाणी टेलीकॉम कंपनी के अंदर मार्केटिंग टीम का हेड अपने असिस्टेंट अभिराम राजपूत पर चीख चिल्ला रहा था। मैनेजर ने ब्लैक कलर का बिजनेस सूट पहना था। उसका रंग हल्का काला और सर पर हल्के बाल थे। वो गोल मटोल नजर आता था। वही अभिराम उसके कैबिन में पसीने से तरबतर खड़ा था। सर, मैंने हर जगह उस पेन ड्राइव को ढूंढ लिया लेकिन वो कहीं भी नहीं है। मुझे अच्छी तरह से याद है वो पेन ड्राइव मैंने संभाल कर अपने टेबल के ड्रॉर में रखा था, पर अभी पता नहीं वो कहाँ चला गया। तो फिर तुम खड़े खड़े मेरा मुंह क्या देख रहे हो? 5 मिनट में मीटिंग शुरू होने वाली है। हर टीम के मैनेजर कंपनी के सीईओ के साथ मीटिंग करने वाले हैं। मुझे नहीं पता। 5 मिनट में मुझे वो पेन ड्राइव कॉन्फ्रेंस रूम में चाहिए। मैं यहाँ से जा रहा हूँ और अगर तुम उसे नहीं लेकर आए तो उसकी जिम्मेदारी तुम्हारे अकेले की होगी।
वैसे भी तुम मेरे डिपार्टमेंट और पूरे कंपनी पर ग्रहण की तरह हो। हर बार तुमसे कोई ना कोई गलती होती रहती है, पर हर बार तुम न जाने कैसे बच जाते हो। लेकिन लगता है आज तुम्हारा फुल एंड फाइनल होकर ही रहेगा। मैनेजर अभिराम के मुंह पर फाइल मारकर वहां से चला गया। वही अभिराम उसके केबिन में खड़ा निराश आंखों से मैनेजर को जाते हुए देख रहा था। अभिराम के माथे पर सिलवटें थीं, हाथ कांप रहे थे, पर फिर वो हड़बड़ी में मैनेजर के केबिन से बाहर निकला और अपने टेबल के पास जाकर हर चीज को चेक करने लगा। यहां तक कि उसने डस्टबिन के सारे कचरे को भी नीचे गिरा दिया। वो बदहवास हालत में बस उस पेनड्राइव को ढूंढे जा रहा था। वाणी टेलीकॉम सर्विस। अब इस कंपनी को बने करीब 15 साल हुए थे और अगले महीने ही वाणी टेलीकॉम सर्विस अपने 3 नए फोन लॉन्च करने वाली थी, जिसकी वजह से हर डिपार्टमेंट का मैनेजर और सीईओ सब काफी परेशान थे। कोई किसी भी तरह की गलती नहीं करना चाहता था। ऑफिस में पिछले कुछ वक्त से अफरा तफरी का माहौल बना हुआ था। किसी को ठीक से खाने या सोने की फुर्सत नहीं थी। अभिराम की ऐसी हालत देखकर उसके आसपास बैठने वाले दूसरे ऑफिस स्टाफ उसे बेचारी नजरों से देख रहे थे। अभिराम के हाथ में बैंडेज लगा हुआ था। उसकी आंखें बिल्कुल खाली नजर आती थी। ना चेहरे पर कभी मुस्कान आई थी, ना ही कभी उसके साथ कुछ अच्छा होता था। उसके सारे बाल माथे पर बिखरे हुए थे। वो बदहवास हालत में बस उस पेनड्राइव को ढूंढे जा रहा था। इधर वाणी टेलीकॉम सर्विस के सबसे टॉप फ्लोर पर कॉन्फ्रेंस रूम में हर डिपार्टमेंट के मैनेजर्स आ चुके थे। सब अपने अपने रिपोर्ट्स के साथ तैयार थे, लेकिन मार्केटिंग डिपार्टमेंट का मैनेजर संदीप काफी गंभीर था। वो बार बार अपने घड़ी को देखकर अभिराम के आने का इंतजार कर रहा था। तभी उस कंपनी के सीईओ वहां आ गए। उनके साथ उनके 2 असिस्टेंट थे, संध्या और विवेक। दोनों की उम्र कुछ 24-25 साल थी। विवेक ने फॉर्मली बिजनेस सूट पहना था और संध्या ने स्कर्ट के साथ शर्ट और उसके ऊपर कोट डाल रखा था। उसके बाल उसके कंधे तक आते थे। वो दिखने में काफी खूबसूरत और पतली दुबली थी। वही विवेक भी काफी हैंडसम था। कंपनी के सीईओ की उम्र कुछ 40 के करीब थी। वो भी दिखने में काफी अच्छे थे, पर उनका गुस्सा किसी से छुपा नहीं था। तो आप सभी अपनी अपनी रिपोर्ट्स के साथ तैयार हैं? सीईओ के सवाल पूछते ही सभी मैनेजर ने अपना सिर हिलाकर जवाब दिया, लेकिन संदीप कुछ घबराया हुआ था। तभी सीईओ ने उन सबको देखते हुए कहा, ठीक है, सिट डाउन। सभी उस बड़े से कॉन्फ्रेंस रूम में बिल्कुल शांत बैठ गए, लेकिन संदीप बार बार दरवाजे की तरफ देख रहा था, जिसे देखकर सीईओ ने उससे पूछा, मिस्टर संदीप, कुछ प्रॉब्लम है? आपका असिस्टेंट नजर नहीं आ रहा। सर वो, संदीप ने घबराते हुए अभी इतना ही कहा था कि तभी कॉन्फ्रेंस रूम का दरवाजा खुला और अभिराम हांफता हुआ अंदर आया। पसीने से उसका शर्ट हल्का गीला हो गया था। उसके बाल उसके माथे पर चिपक से गए थे। उसका चश्मा भी काफी गंदा सा लग रहा था। सॉरी सर, सॉरी। अभिराम दौड़ता हुआ अंदर आया और पेन ड्राइव संदीप के सामने रख दिया, जिसे देखते ही संदीप के जान में जान आ गई। फिर अभिराम अपनी जगह पर बैठ गया। कुछ ही देर में उन सभी मैनेजर्स ने अपने अपने टीम की तरफ से अपनी रिपोर्ट्स को प्रेजेंट किया, जिसके प्रेजेंट होने के बाद सीईओ ने उनसे कुछ डिस्कशन की और वहां से चला गया। पर जब सीईओ कॉन्फ्रेंस रूम से बाहर निकल रहा था, तभी उसके असिस्टेंट विवेक ने पीछे मुड़कर एक नजर अभिराम को देखा, जिसे देखते ही अभिराम के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आई। मीटिंग खत्म हो चुकी थी, तो अब सभी अपने अपने डिपार्टमेंट की तरफ बढ़ गए। अभिराम भी अपने फोन में कुछ करता हुआ वहां से जा रहा था कि तभी संदीप, जिसके सामने टेबल पर पानी का गिलास रखा था, उसने अचानक उस पानी के गिलास को उठाकर अभिराम के मुंह पर दे मारा। तुम्हें पता है, तुम्हारी वजह से आज मेरी कितनी बेइज्जती हो सकती थी। मुझे पता था ये पेन ड्राइव तुम रख कर भूल गए थे। कुछ देर में याद आ गया ना? जब बात नौकरी पर आती है ना, तुम्हारा दिमाग बहुत अच्छे से चलता है। संदीप की बात सुनकर अभिराम ने कुछ नहीं कहा। वो उसके पीछे पीछे संदीप के कैबिन तक आ गया, जिसके अंदर पहुंचते ही संदीप ने अभिराम को ढेर सारी फाइल्स पकड़ा दी। इसमें काफी सारा डेटा है।
इन सभी का एनालिसिस करके तुम्हें फाइनल रिपोर्ट बनानी है और ये आज ही होना चाहिए। ये कंप्लीट किए बिना तुम घर नहीं जा सकते। संदीप की बात सुनकर अभिराम ने उन सभी फाइल्स को काफी मुश्किल से एक साथ उठाया और उसे लेकर अपने टेबल की तरफ बढ़ गया। पर वो फाइल्स इतनी ज्यादा थीं और इतनी भारी थीं कि अभिराम संभाल नहीं पाया और आधे रास्ते में ही उसके हाथ से सारी फाइल्स नीचे गिर गई। तभी कुछ दूसरे एम्प्लॉयज वहां से गुजर रहे थे, जो अभिराम को ऐसे जमीन पर बैठकर उन पेपर्स को इकट्ठा करते हुए देखकर उसका मजाक उड़ाने लगे। इसका तो रोज का है, इसकी हालत कभी नहीं सुधर सकती। ये कल भी लूजर था, ये आज भी लूजर है और लगता है ये हमेशा ऐसा ही रहेगा। एक लड़की ने अपने साथी के साथ अभिराम का मजाक उड़ाते हुए कहा और फिर वो जानबूझकर जमीन पर पड़े उन पेपर्स पर अपना पैर रखकर वहां से जाने लगी। पर अभिराम ने कुछ नहीं कहा। वो चुपचाप उन पेपर को समेट रहा था, क्योंकि वो उन सब की बातें सुनने के अलावा कुछ और कर भी नहीं सकता था। पर आखिर ये सब अभिराम को कब तक बर्दाश्त करना होगा? सभी एम्प्लॉयज अभिराम का मजाक उड़ा रहे थे। फिर वो सब जानबूझकर जमीन पर पड़े उन पेपर्स पर अपना पैर रखकर वहां से गुजरने लगे। पर अभिराम ने कुछ नहीं कहा। वो चुपचाप उन पेपर्स को समेट रहा था। तभी उस कंपनी में काम करने वाला लॉजिस्टिक डिपार्टमेंट का मैनेजर अपने असिस्टेंट के साथ वहां पहुंचा। सही कहा, मुझे देखो, हम दोनों ने एक साथ ज्वाइन किया था, लेकिन मैं आज मैनेजर हूं और ये अभी भी मार्केटिंग मैनेजर के असिस्टेंट का काम कर रहा है। 5 साल में इसे एक प्रमोशन तक नहीं मिला, पर हमेशा नौकरी जाने की नौबत आ जाती है। सबकी बातें सुनकर अभिराम वहां से अपने टेबल पर आया और उन सभी डॉक्यूमेंट्स को एनालाइज करके रिपोर्ट बनाने में लगा। उसे काम खत्म करते हुए रात के 9 बज गए थे, जिसके बाद वो हड़बड़ी में वहां से अपना सारा सामान पैक करके बाहर आया। उसने अपने कंपनी से थोड़ी दूर जाकर एक बस ली और वहां से अपने घर के लिए निकल गया। अभिराम कुछ ही देर में कनॉट प्लेस अपने घर पहुंचा। वो घर काफी छोटा था, लेकिन बेहद खूबसूरत था। रोशनी से रात के वक्त घर जगमगा रहा था, जिसे देखकर अभिराम ने राहत की सांस ली। पर अभी उसके पैर घर के अंदर पड़े ही थे कि तभी अचानक उसके ऊपर ढेर सारे कपड़े आ गिरे, जिसे देखकर अभिराम हैरान था कि तभी उसके सामने चारू की माँ ऐश्वर्या मेकअप में डूबी और काफी भारी साड़ी पहने गुस्से में तिलमिलाते हुए आई। कामचोर, नकारे, निकम्मे, तू इतनी देर से आएगा तो खाना कौन तेरा बाप बनाएगा? कहाँ था ना कि सुबह का नाश्ता और रात का खाना दोनों टाइम पर होना चाहिए? कहाँ मर गया था? तुझे पता है हम सबकी भूख से जान निकले जा रही है। सॉरी माँ जी, मैं अभी बनाता हूँ। अभिराम, जो दिन भर ऑफिस से थका हारा घर पहुंचा, उसने अपना बैग अपने कमरे में रखा और रसोई में जाकर तुरंत ही खाना बनाने लगा। पर तभी अभिराम के कानों में फिर उसकी आवाज पड़ी। न जाने मेरी बेटी को तुझमें क्या नजर आया कि उसने तेरे जैसे फक्कड़ और भिखारी से शादी कर ली। न खून का पता है, न खानदान का पता है। सड़क पर भीख मांगते मांगते मेरी बेटी को बेवकूफ बनाकर हमारे घर में डेरा डाल दिया। मेरा बस चलता तो तुझे 1 मिनट इस घर में बर्दाश्त न करती। ऐश्वर्या की इतनी गालियां सुनने के बावजूद अभिराम चुपचाप खाना बना रहा था। कुछ ही देर में आलोक भी घर वापस आया। आंखों पर मोटा चश्मा और सिंपल सा शर्ट पैंट, जिसे देखकर ऐश्वर्या गुस्से में उस पर भी चिल्लाने लगी। आ गए दिन भर की चाकरी करके, कॉलेज शाम को खत्म होता है और आप अब आ रहे हैं। सोचा था शादी के बाद थोड़ी तरक्की होगी, प्रोफेसर से कॉलेज के प्रिंसिपल बनेंगे, पर अभी भी प्रोफेसर की जिंदगी जी रहे हैं। आपके भाई को देखो, सारे बिजनेस को हड़प कर बैठ गया। आपके पिता ने उसे सब कुछ दे दिया। वो और उसका बेटा कुंडली मारकर पूरे बिजनेस पर बैठे हैं। और मेरी बेटी को क्या दिया? सिर्फ मैनेजर की जगह। और मेरी बेटी, वो बेवकूफ, उसने एक फक्कड़ से शादी कर ली और अपनी पूरी जिंदगी मुझसे भी ज्यादा बेकार कर ली। ऐश्वर्या के इन बातों को आलोक ने चुपचाप सुना और अपने कमरे में चेंज करने चला गया। कुछ ही देर बाद अभि ने उन दोनों के लिए डिनर लगाया। ऐश्वर्या और आलोक दोनों डाइनिंग टेबल पर बैठे डिनर कर रहे थे, पर ऐश्वर्या अभिराम के बनाए हुए खाने में
एक एक कर नुक्स निकाल रही थी कि तभी अचानक उसके हाथ से एक गिलास टेबल से नीचे गिरकर टूट गया, जिसे देखते ही अभिराम, जो वही पास में खड़ा उन्हें सर्व कर रहा था, उसने तुरंत नीचे झुककर कांच के टुकड़ों को उठाना शुरू कर दिया। लेकिन तभी ऐश्वर्या डाइनिंग टेबल से उठने लगी और उसने जानबूझकर अभिराम के हाथ पर अपना पैर रख दिया, जिससे अभिराम जिस कांच के टुकड़े को उठाने की कोशिश कर रहा था, वो कांच का टुकड़ा अभिराम के हाथों में ही चुभ गया। अभिराम को काफी तकलीफ हो रही थी। उसने दर्द से अपनी आंखों को बंद कर लिया। उसके मुंह से आह निकल रही थी, लेकिन ऐश्वर्या उसे नजरअंदाज करके उसके पैरों को मसलते हुए वहां से रसोई की तरफ बढ़ गई। आलोक ने अभिराम के कराहने की आवाज सुनने के बावजूद उसकी तरफ ध्यान नहीं दिया। अभिराम उन कांच के टुकड़ों को समेटकर वापस रसोई में आया और अपने हाथ को देखने लगा। उसके हाथ में काफी जख्म आया था, जिसे वो पानी से धोते हुए अपने मन में सोचने लगा, क्यों भगवान, आखिर इतना कुछ करने के बावजूद ये सब मेरे साथ क्यों हो रहा है? मैंने ऐसा क्या गलत कर दिया? दिन भर गधों की तरह काम करता हूँ, कभी किसी को कोई परेशानी ना हो, कोई शिकायत ना हो, इसलिए बिना किसी शिकायत के सबकी फरमाइशों को मानता हूँ। और चारू, कोई उसे मेरे कारण ताना न दे, इसलिए कभी किसी को पलटकर जवाब तक नहीं देता। सोचता था कि शादी के बाद चारू के परिवार में मुझे मेरा परिवार मिल जाएगा, मुझ जैसे बदनसीब अनाथ को कोई अपना मिल जाएगा, लेकिन अब तो हालात बद से बदतर हो रहे हैं। आखिर मैंने किसी का क्या बिगाड़ा है और कब तक ये ऐसे ही चलता रहेगा? अभिराम की आंखों में अचानक ही आंसू आ गए। उसके हाथ से खून और आंखों से आंसू बह रहे थे, पर उसके पास उसका हाल पूछने वाला कोई नहीं था। रोज थोड़ा थोड़ा अभिराम का दम घुट रहा था और वो चाहकर भी अपने मन की बात किसी को कह भी नहीं पा रहा था। पर कोई इंसान इतना कैसे सह सकता है और कब तक रहेगी अभिराम की ऐसी जिंदगी? ऐश्वर्या और आलोक खाना खाकर अपने कमरे में सोने चले गए, जिसके बाद अभिराम डाइनिंग टेबल पर बैठा अपनी पत्नी चारू के वापस आने का इंतजार कर रहा था। जब उसने देखा रात के 12 बज गए, तब उसने चारू को कॉल किया। अभी, आई एम रियली सॉरी, एक्चुअली कुछ अर्जेंट काम आ गया है, इस वजह से मैं आज घर नहीं आ पाऊंगी, सॉरी। सामने से चारू की मीठी सी आवाज आई, जिसकी बात सुनकर अभिराम ने मुस्कुराकर कहा, कोई बात नहीं, तुम अपना काम फिनिश कर लो। तुमने खाना खा लिया? चारू ने सामने से पूछा, जिस पर अभिराम, जो डाइनिंग टेबल पर अपने सामने खाना लिए बैठा था, उसने खाने को देखकर मुस्कुराते हुए कहा, हाँ खा लिया, बस तुम्हारी थोड़ी चिंता हो रही थी। ठीक है, तुम काम पर ध्यान दो, मैं फोन रखता हूँ। अभिराम काफी देर से चारू के साथ खाना खाने का इंतजार कर रहा था, लेकिन अब चारू काम में बिजी थी। वो रात को वापस आने वाली नहीं थी और अभिराम अकेले खाना खाना नहीं चाहता था। दिन भर की थकान के बाद अभिराम ने खाने को वापस फ्रिज में रखा और वहां से अपने कमरे में चला गया। चारू के कमरे में उसके परिवार की ढेर सारी तस्वीरें थीं, जिसमें अभिराम उनके शादी की तस्वीर में सिर्फ नजर आ रहा था, वो भी एक कोने में, जिसे देखकर उसकी आंखों में आंसू आ गए। अभिराम पूरे दिन की बातें याद करते हुए कब सो गया उसे पता ही नहीं चला। कुछ देर बाद ही उसे अलार्म की आवाज सुनाई दी, जिसकी आवाज सुनकर अभिराम खुद को जबरदस्ती खींचता हुआ उठा और अपने घर के कामों में लग गया। उसने जल्दी जल्दी घर की साफ सफाई की और नाश्ता बनाकर घर से निकलने लगा कि तभी ऐश्वर्या, जो अभी अभी अपने बिस्तर से निकलकर बाहर आई थी, उसने अचानक टेबल पर रखे फ्रूट बास्केट से एक सेब को निकालकर उसे अभिराम पर मारते हुए उससे कहा, ओ कामचोर, कहाँ चल दिया? भूल गया तुझे आज मेरे लिए कपड़े लेकर आने थे, जो मैंने अपने डिजाइनर दोस्त को ऑर्डर किए थे। आज शाम को ही ईशाना की सगाई है और उसमें मुझे सबसे अच्छा दिखना है। माँ जी, मैं शाम को ऑफिस से आते वक्त ले आऊंगा, लेकिन अभी मेरा ऑफिस जाना ज्यादा जरूरी है, एक इम्पोर्टेंट मीटिंग है। अभिराम ने मायूस चेहरे के साथ ऐश्वर्या को देखते हुए कहा, जिसकी बात सुनकर ऐश्वर्या उसे घूरते हुए वहां से रसोई की तरफ बढ़ गई, जिसे देखकर अभिराम आराम से घर से बाहर निकला
और दरवाजे को अच्छे से बंद करके बस लिए अपने ऑफिस के लिए निकल गया। अभिराम जैसे तैसे जल्दी जल्दी अपने ऑफिस पहुंचा, लेकिन जब वो अपने टेबल जहां वो काम किया करता था वहां पहुंचा, तब उसने देखा कि उसकी कुर्सी पर किसी ने च्युइंगम लगा दी थी। उसके टेबल पर कॉफी बिखरी पड़ी थी। उसका टेबल इतना गंदा था कि उस पर मक्खियां लगी हुई थी। ये देखकर अभिराम अपनी ही जगह पर खड़ा हो गया। वहीं बाकी के सभी स्टाफ मेंबर अपना मुंह छुपाए उस पर हंस रहे थे। ये पहली बार नहीं था जब अभिराम के साथ ऐसा कुछ हुआ था। अभिराम के साथ ऐसा अक्सर होता रहता था। लोगों को उसके साथ ऐसी बचकानी हरकत करना बहुत पसंद था। तभी सीईओ का असिस्टेंट विवेक वहां पहुंचा, जिसने वो सब देखते हुए तेज आवाज में कहा, ये सब यहाँ पर क्या हो रहा है? ये टेबल और चेयर इतनी गंदी कैसे हुई? यहाँ पर साफ सफाई करने वाले नहीं आए थे क्या? कहाँ हैं सारे क्लीनर्स? विवेक ने तुरंत क्लीनर को बुलाया, जिसकी आवाज सुनते ही क्लीनर वहां आए और जल्दी जल्दी टेबल और कुर्सी को साफ करने लगे। वही विवेक उन सबको देखकर अभिराम के साथ एक तरफ आया और फिर उसने अभिराम से कहा, अभी ये सब कब तक चलेगा? तुम कुछ कहते क्यों नहीं हो? कोई इतना बर्दाश्त कैसे कर सकता है? अच्छा हुआ कि कल वक्त रहते मुझे पता चल गया कि पेन ड्राइव इन लोगों ने बाहर बड़े वाले डस्टबिन में फेंक दिया था और मैंने तुम्हें ढूंढ कर दे दी, वरना कल क्या करते? ये सब ठीक नहीं है, तुम्हें अपने लिए बोलना चाहिए। विवेक की ये बातें सुनकर अभिराम ने वहां अपने सामने उन स्टाफ को देखते हुए कहा, कोई फायदा नहीं है विवेक, तुम जितना रिएक्ट करोगे इन लोगों को उतना लगेगा कि इनकी हर हरकत से तुम्हें फर्क पड़ता है। अगर तुम रिएक्ट नहीं करोगे तो ये कब तक ऐसी हरकतें करेंगे? जाने दो, वैसे भी आदत सी हो गई है। अभिराम की ये बातें सुनकर विवेक उसे हैरानी से देख रहा था। वही उसकी टेबल और कुर्सी साफ हो गई थी, तो अब अभिराम वहां से चला गया। जिसके जाने के बाद विवेक अपने फोन में कुछ करते हुए वहां से चला गया। कुछ ही देर में एक मीटिंग होने वाली थी, जिसमें मार्केटिंग टीम और बाहर के कुछ इन्वेस्टर्स शामिल होने वाले थे, जिनमें अभिराम भी था। वो अपने मैनेजर के साथ कॉन्फ्रेंस रूम की तरफ बढ़ा था, तभी उसके मैनेजर संदीप ने उससे कहा, अभिराम, मैंने सुना है कि हमारे इन्वेस्टर मिस मिताली, उन्हें हॉट चॉकलेट काफी पसंद है, तो तुम मीटिंग में आने से पहले उनके लिए हॉट चॉकलेट लेकर आना। तब तक मैं बाकी सबके साथ जाता हूँ। संदीप की बात सुनकर अभिराम वहां से हॉट चॉकलेट लेने के लिए चला गया। अभिराम ने अपनी कंपनी से बाहर आकर पास ही के एक रेस्टोरेंट से हॉट चॉकलेट पैक करवाया और उसे लेकर वापस कॉन्फ्रेंस रूम के लिए निकल गया। कॉन्फ्रेंस रूम में सब मौजूद थे। मिस मिताली, जो इन्वेस्टर थी, वो भी वहां मौजूद थी। उसने एक लॉन्ग स्कर्ट और डीप नेक वाला टॉप पहना था। वो बला की खूबसूरत थी और किसी मॉडल की तरह नजर आ रही थी। तभी अभिराम अपने हाथों में हॉट चॉकलेट लेकर अंदर आया, पर वहां खड़े उसी के एक टीम मेंबर ने जानबूझकर अपना पैर आगे कर दिया, जिसे अभिराम उस हॉट चॉकलेट के साथ सामने बैठी मिताली के ऊपर गिर गया। अभिराम ने खुद को तो संभाल लिया, लेकिन वो पूरा हॉट चॉकलेट मिताली के कपड़ों पर गिर गया था, जिसके गिरते ही मिताली गुस्से में चीखते हुए खड़ी हुई। आओ, यू इडियट! ये तुमने क्या किया? मिताली ने गुस्से में अपने सामने खड़े अभिराम के गाल पर एक जोरदार तमाचा जड़ दिया, जिसकी आवाज पूरे कॉन्फ्रेंस रूम में गूंजने लगी। सब एकदम से ही अपनी जगह से खड़े हो गए। वही जिस स्टाफ मेंबर ने अभिराम के आगे पैर किया था, वो उसकी हालत देखकर हंसने लगा। मिताली ने तुरंत टेबल पर रखे अपने पर्स को उठाते हुए गुस्से में कहा, कि जो कुछ भी हुआ है ना, उसके बाद इस कंपनी में मैं इन्वेस्ट करने से रही। तुम्हारी इस कंपनी को कोई नहीं बचा सकता। सर, वो मेरी गलती नहीं थी, प्लीज आप। संदीप गुस्से में वहां से जा रहा था, जिसे देखकर अभिराम भी उसके पीछे जाने लगा कि तभी अचानक से जिस एम्प्लॉय ने उसे गिराया था वो उसके सामने आ गया। वहीं पीछे भी कुछ 2 एम्प्लॉयज और थे। वह सभी कॉन्फ्रेंस रूम में मौजूद पानी की बोतल लेकर आगे आए और उसे ओपन करके उसका सारा पानी अभिराम पर फेंकने लगे। और लूजर, तुझे क्या लगा कि तू इन 3 फोन्स के लॉन्च में अपनी हिस्सेदारी दिखाकर प्रमोशन लेगा? तू कल भी लूजर था और हमेशा लूजर रहेगा। तेरी किस्मत बहुत अच्छी है कि तू अब तक इस कंपनी में बना हुआ है।
लेकिन अब नहीं रहेगा। अब तू देख तेरे साथ क्या क्या होने वाला है। अभिराम मैनेजर के पीछे जा रहा था कि तभी उसे 3 एम्प्लॉयज ने कॉन्फ्रेंस रूम में घेर लिया, जिन्हें देखकर अभिराम ने उनसे पूछा, तुम्हारा मतलब क्या है और तुम ये सब क्यों कर रहे हो? तभी वो सब अभिराम को जबरदस्ती पकड़कर खींचते हुए वहां से लेकर जाने लगे और फिर उन्होंने अभिराम को ऑफिस के रिकॉर्ड रूम में ले जाकर बंद कर दिया। उस रूम में बहुत कम लोग आते जाते थे। अभिराम दरवाजा खटखटाकर खुद को बाहर निकालने के लिए कहने लगा, सुनो, ये सब तुम क्या कर रहे हो? दरवाजा खोलो, दरवाजा खोलो। अभिराम दरवाजा खुलवाने के लिए उनको पुकार रहा था, लेकिन वो सब वहां से हंसते हुए चले गए। उनके हाथ में अभिराम का फोन था, जिसे उन्होंने वहां से थोड़ी दूर पर रखे एक डस्टबिन में फेंक दिया। इधर अभिराम अपनी मदद के लिए आवाज दे रहा था, लेकिन उसकी आवाज सुनने वाला कोई नहीं था। वहीं दूसरी तरफ ऐश्वर्या और आलोक दोनों आलोक के बड़े भाई भूपेश की बेटी ईशाना की सगाई में जाने के लिए तैयार हो रहे थे। ऐश्वर्या ने अपना मेकअप कर लिया था, बस उसे अपने कपड़ों का इंतजार था जिसे अभिराम लेकर आने वाला था। लेकिन शाम होने के बावजूद अभिराम का कुछ अता पता नहीं था। उसने अभिराम को कई बार कॉल किया, लेकिन अभिराम उसके किसी कॉल का जवाब नहीं दे रहा था। ये देखकर ऐश्वर्या अपने घर के हॉल में गुस्से में तिलमिलाई हुई इधर उधर घूम रही थी। आलोक अपने उन्हीं पुराने कपड़ों में तैयार बैठा था। तभी घर का दरवाजा खुला और चारू लाइट ब्लू कलर के फॉर्मल बिजनेस सूट में अंदर आई। वो काफी थकी हुई लग रही थी। उसके एक हाथ में कुछ फाइल्स और दूसरे में उसका पर्स था कि तभी ऐश्वर्या ने उसे देखते हुए चिल्लाना शुरू कर दिया, चारू, तुम आ गई? देखो तुम्हारा वो नकारा निकम्मा पति कहाँ रह गया है। सुबह कहा था कि मेरा ड्रेस लेकर आए, लेकिन वो अब तक गायब है। फोन का जवाब तक नहीं दे रहा। देख रही हो दिन भर दिन कितना ढीठ होता जा रहा है। उसे घर में हम लोग सिर्फ तुम्हारी वजह से बर्दाश्त कर रहे हैं, लेकिन अब ये सब मुझसे और बर्दाश्त नहीं होगा। माँ। ऐश्वर्या की बात सुनते ही चारू, जो अभी अभी अपने घर के अंदर आई थी, उसने अपने बैग को हॉल में सोफे पर रखते हुए उसे देखते हुए कहा, माँ, मैं अभी तो घर आई हूँ, सांस तो लेने दीजिए। और अभी को कुछ काम आ गया होगा, वो आता ही होगा। आप इतनी परेशान क्यों हैं? प्लीज थोड़ा इंतजार कीजिए, और ईशाना की सगाई में जाकर आप लोग खुद परेशान होने वाले हैं। तो मुझे समझ में नहीं आ रहा कि हमारा वहां जाना क्यों जरूरी है। जाना जरूरी है, तभी हम उस भूपेश और उसकी पत्नी को दिखा सकते हैं कि हम उनके सामने कम नहीं है। उन्होंने तेरे पापा के भोलेपन का फायदा उठाकर पूरा बिजनेस हड़प लिया, और तूने भी उस फक्कड़ के साथ शादी करके अपना सारा हक उन लोगों को दे दिया। पर मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। तुझे तेरा हक मिलकर रहेगा, और उन्हें हमारी मौजूदगी का एहसास तभी होगा जब हम उनके हर खास फंक्शन में वहां मौजूद होंगे। ऐश्वर्या ने चिढ़ते हुए कहा। उसके मन में आलोक के बड़े भाई और उसकी पत्नी और पूरे परिवार के लिए काफी जहर भरा हुआ था। वो उन्हें फूटी आंख नहीं देख सकती थी। उसे बस किसी तरह से बिजनेस की बागडोर अपने इकलौती बेटी चारू को दिलवानी थी, जिसके लिए वो कुछ भी कर सकती थी।